आज आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी एक अदद आदमी प्रस्तुत है। कभी कभी कहानियां खुद कह उठती हैं हमें लिखो, पर आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी घटना है जिसने मुझे खुद को लिखने पर बाध्य कर दिया। मैं यूपी के एक जिले बरेली में कैशियर के पद पर कार्यरत था। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की ड्यूटी थी। मैं पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा था। उनका मैं अकेला ही पेइंग गेस्ट था। शायद उनका पहला अनुभव था। उन दोनों के अलावा उनके परिवार में और कोई नहीं था। औलाद के नाम पर एक बेटी थी जो शादी के बाद कनाडा चली गई थी। साल 2 साल पर कभी कभी आती 10-12 दिन के लिए। उसके जाने के बाद वो फिर अकेले पड़ जाते थे। अंकल की छोटी सी किराना की दुकान थी, उसी से उनका गुजर बसर हो जाता था। दोनों मानवीय गुणों से ओत प्रोत थे, कभी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखते थे। 4 कमरों का एक मकान था, 3 कमरे नीचे और चौथा कमरा छत पर था। वो किसी को कभी किराए पर कमरा नहीं देते थे। पता नहीं उनको मुझ में क्या दिखा, मुझे हाँ कह दी। बस तब मैं उनके साथ रहने लगा। उनके छोटे बड़े किसी भी काम को बेहिचक कर देता था और कभी उनकी किसी बात का विरोध नहीं करता था। आंटी जी का स्वभाव इतना आत्मिक था कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कहीं अन्यत्र रह रहा था। पर मेरी ये कहानी किसी और पात्र की धरोहर है। मैं आपको कहानी की मुख्य पृष्ठभूमि पर ले चलता हूँ। मेरी कहानी का पात्र एक साधु था जो सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा मांगता था। जो मिला बस उसी से गुजारा करता था। फिर उस दिन और किसी भी घर से भीख नहीं मांगता था। मैं कई बार उसको मांगते हुए देखता था। अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तब वो कभी नाराज नहीं दिखता था। बस आकाश की तरफ मुंह करके कुछ बुदबुदाता, फिर आगे बढ़ जाता। हाँ, आंटी के घर से कभी खाली नहीं जाता था। कई बार मैंने आंटी से कहा भी कि ये कितना हट्टा कट्टा और भीख मांगता रहता है। आंटी ने मेरी इस बात पर कई बार मुझे डांटा और समझाया भी। बेटे, तुम समझदार हो और संस्कारी भी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेटे, तुम्हारे अंकल कहते हैं कि हम जो भी कमाते हैं उसमें बहुत से प्राणियों का हिस्सा होता है। हम कहते हैं न कि हमारा परमात्मा अकेला है और उसकी जवाबदारियां असीम है। वो हम सबका पिता है, तो इस नाते हम सबका दायित्व बन जाता है कि हम उसके कार्यों में उसका हाथ बटाएं। हम मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भारी चढ़ावा चढ़ाते जहां कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत तो कमजोरों और इन निरीह पशु पक्षियों को होती है। ये हम पर आश्रित होते हैं, अतः हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका ख्याल रखें। आंटी की बातें सुनकर मुझे अपराध बोध हो जाता। मुझे लगता ये बिल्कुल सही कहती हैं। कभी कभी मैं सोचता कि ये साधु इस भिक्षा का दुरुपयोग करता होगा। ये इस मांगी हुई भिक्षा को कहीं न कहीं बेच देता होगा और मिले धन से नशा करता होगा। पर कभी कभी मुझे लगता ये मैं क्या सोचने लग जाता हूँ एक मुट्ठी भीख के लिए। मैं कभी कभी आंटी से इस संदर्भ में बात करता। वो कहती, तू भी क्या बात करने लग जाता है। भला वो क्यों करेगा ऐसा अगर उसे यही करना होता। वो कई और घरों में भी मांगता, खाली 5 घर ही क्यों। आंटी के सवालों का जवाब मेरे पास नहीं रहता। वो कहती, बेटे, सबसे कठिन काम है आदमी बने रहना। आदमी का धर्म निभाना सबसे कठिन है। अगर तुम तलाश भी करो तो शायद आदमी मिलेगा ही नहीं। अगर कहीं मिला तो करोड़ों में शायद एक अदद। मैं आंटी की बात पर पूर्ण सहमत था। ये आदमी की जो जाति थी शायद समाप्त हो गई। कहाँ मिलता है आदमी। एक दिन रविवार को जब मैं सुबह बालकनी में बैठा
चाय का आनंद ले रहा था। रविवार को मेरा साप्ताहिक अवकाश रहता था। अचानक वो साधु मुझे भिक्षा मांगता दिख गया। हमारे मकान से 2 घर पहले वो भिक्षा मांग रहा था। उसका ये भी निश्चित नहीं था वो किस घर से भिक्षा मांगेगा। उस घर से निकल एक गृहिणी ने कुछ दिया, दिखाई नहीं पड़ा, पर लगा जैसे आटा दिया हो। फिर वहां से आगे बढ़ हमारे घर के सामने खड़ा हो गया। जैसे उसने अलग जगाई, आंटी एक बड़े कटोरे में आटा भर लेकर आ गई। आंटी ने आटा उसकी झोली में डाल दिया। आटा मिलते ही वो आगे बढ़ने लगा। तभी आंटी बोली, रुको बाबा, ये भी लेते जाना। मैंने देखा वो 20 रुपए का नोट था। बाबा ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया और ऊपर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तू सबकी खबर रखता है, तुझे सब मालूम है। फिर वो आगे बढ़ गया। अभी वो 2-4 कदम ही चला होगा, तभी मेरे मन में आया कि आज इसके पीछे चलकर देख लूं ये इस भीख का क्या करता है। वैसे भी आज अवकाश है और थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा। मैं जैसी वेशभूषा में था, सीढ़ियां उतर उसके पीछे जाने लगा। तभी आंटी को पीछे से आवाज आई, अरे नाश्ता कर ले, फिर कहीं जाना। मैं बोला, आंटी बस 10 मिनट में मैं आता हूँ, फिर नाश्ता करूँगा। फिर मैं सरपट साधु के पीछे लपका। मैं पलट ये सुना भी नहीं आंटी क्या कहा। मेरी जिज्ञासा प्रबल थी जानने की ये क्या करता है भीख का। मैं उसके पीछे हो लिया। उसे किस घर से क्या मिला ये मैं जान नहीं पाया, क्योंकि मैं उससे दूरी बनाकर चल रहा था। जैसे 5 घर हुए उसने अपना रास्ता बदल दिया और एक दिशा तरफ ओ सरपट चल पड़ा। अब उसके पांवों की गति तीव्र हो गई। मैं भी उसकी चाल का अनुसरण करता हुआ उसके पीछे था, जैसा फिल्मों में अक्सर देखने को मिल जाता है। एक जगह उसने सड़क छोड़ दी और कच्चे मार्ग पर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वो एक जगह रुक गया। वो पशुओं के चारे की दुकान थी। मैं आश्चर्यचकित था, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसने वो 20 का नोट दुकान के मालिक को दिया और कुछ बोला। तभी दुकानदार ने उसे हरी घास का एक बंडल थमा दिया। मेरी उत्कंठा और तीव्र हो उठी। आखिर ये क्या करना चाहता है। वो गट्ठर को उठाए आगे बढ़ गया। मैं लगातार उसके पीछे बना रहा। अब हम शहर से बाहर आ चुके थे। बस्तियां दूर होने लगी थी। अचानक वो एक टूटे फूटे झोपड़ी नुमा मकान के पास रुक गया। मकान क्या था, यूं समझो एक भग्नावशेष था। मेरी उत्कंठा बहुत ही तीव्र हो गई। वो उस मकान के दरवाजे पर लगे ताले खोलने लगा। दरवाजा भी बुरी तरह गला हुआ था, थोड़ा भी जोर लगाने से टूट सकता था। अभी भीतर गया भी न था, तभी 4-5 कुत्ते आ धमके। वो उसके साथ लिपटने लगे, पैरों में लौटने लगे। तभी वो प्यार से उनको दुलारते हुए प्यार से बोला, ठहरो बदमाशों, सबको मिलेगा, बस मुझे बनाने दो। उसने अपने थैले से आज मिली सारी भिक्षा निकाल कर एक बड़े परात में रख दी। लगभग 3 किलो आटा और कुछ आलू थे। उसने झटपट वो सारा आटा गूंथ लिया। मैं आश्चर्य में था कि इतने आटे का ये क्या करेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा है। मेरे देखते देखते उसने मोटी मोटी हथपुइया 20-22 रोटियां बना ली। मिले हुए 4 आलू आग में भून कर भरता बना लिया। अभी उसने पूरी तरह से सब तैयार भी नहीं किया था। इतने में एक लगड़ी गाय आ धमकी। 4-5 कौवे आ गए। उन सबको देख को मुस्कुराया, बोला, लगता है सबको खबर लग गई है मेरे आने की। चलो अच्छा है, सबको बुलाना नहीं पड़ा। भाई खाना तैयार है, सब मिलकर खाएंगे। उसने 20 में से सिर्फ 4 रोटियां निकाल कर अलग कर ली। बाकी 16 रोटियां एक एक करके सबको बांट दी। गाय को 4, कुत्तों को 2-2, कौवों को 1-1, इस प्रकार सबका हिस्सा लगाया। फिर भोजन के बाद हरी घास का बंडल खोल खोल गाय के सामने डाल दिया। मुझे लगा कि ये साधु आदमी की परिभाषा को पूरी तरह से परिभाषित कर रहा है। आंटी
कहती थी कि आज जमाने में एक अदद आदमी ढूंढना असंभव है, पर आज मुझे एक अदद आदमी मिल गया था। सचमुच वो आदमी ही था, आदमी का मतलब जिसमें इंसानियत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आज की कहानी समाप्त। नई नई कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।